हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं अरविंद आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे परिवार एसीएस कैरियर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डी++ टीजीटी नेचुरल साइंस, जो कि होगा हमारा टॉपिक फिजिक्स से। ठीक है, तो अभी फिलहाल देखिए, हमने आपको स्टार्टिंग में सिलेबस दे दिया था, तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जैसे जैसे जो भी चैप्टर्स हैं एक सीक्वेंस में, वैसे ही मैं आपके लिए क्लासेस ला रहा हूँ। तो अभी देखिए, इसमें मैं सबसे पहले आपको क्या करवाऊंगा, सबसे पहले मैं थ्योरी का पार्ट करवाऊंगा, देन उसके बाद उसी चैप्टर का मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिस, ये दोनों चीज़ें मिल करके आपकी तैयारी को बूस्ट करेंगी। तो इस तरह से जितने भी चैप्टर्स हैं, मतलब जितने भी चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं, इसी तरीके से हम लोग पढ़ाई करेंगे। कैसा रहेगा, आप लोग एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। पहले हम लोग थ्योरी को कवर करेंगे। ठीक है, थ्योरी को कवर करेंगे, उसके बाद क्या कर रहे होंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे, उसी चैप्टर के प्रैक्टिस करेंगे। देन उसके बाद जब कंप्लीटली सारा सिलेबस हम लोग कवर कर लेंगे, उसके बाद ओवरऑल प्रैक्टिस करेंगे। यानी हमारा जो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, जहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, सारे टॉपिक्स के मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और पूरी कोशिश यहाँ पर ये होगी कि पूरे 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जाए, क्योंकि प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। क्योंकि आपको पता है कि 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करने होते हैं, जो कि आपका पेपर 1 में आपको पता है कि जिसमें आपको मैथ, रीजनिंग, हिंदी एंड जीएस, इंग्लिश, ये सारा सेक्शन आपको देखने को मिलता है। और जहाँ उसके बाद आपको 100 नंबर का ये सेक्शन आपको देखने को मिलता है। टाइम बहुत कम मिलता है आपको, तो उसी लिमिटेड टाइम में आपको सारे क्वेश्चन को करना होता है। भाई, आप देख लो कि 120 मिनट में 200 क्वेश्चन, कितना टाइम आपको मिलता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी स्पीड को बनानी पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन को भी देखना पड़ेगा, तुरंत उसका आंसर दिमाग में सोचना पड़ेगा, और सही सही आपको लगाना पड़ेगा, सही आंसर आपको टिक करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर गलत होंगे। और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए, ठीक है, आप अपनी प्रिपरेशन को अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अभी देखिए, जो एग्ज़ाम आपका ऑलरेडी पहले हो चुका हो तो हो ही गया, अब उसका रिजल्ट वगैरह आना बाकी है। बाकी ये 2025 की जो वैकेंसी है, ठीक है, 2025 की डी++ टीचिंग नेचुरल साइंस, इस बार सीट भी अच्छी खासी है। ठीक है, इस बार सीट भी अच्छी खासी है। तो आप एकदम पूरी तन्मयता के साथ लग जाइए। ठीक है, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। 200 में से देखिए कट ऑफ कितनी जाती है, ये सब के बारे में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो साइंस के क्वेश्चन बहुत, मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि ना तो बहुत ईजी होते हैं, ना तो बहुत हाई लेवल के होते हैं। ठीक है, मॉडरेट लेवल के होते हैं, जिनको आप बना सकते हो। ठीक है, अगर आपने ठीक ठाक पढ़ा है तो आप बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको चैप्टर की समझ है तो क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो क्लास को करते हैं कंटिन्यू। तो इससे पहले मैंने, ठीक है, लेक्चर 1 हो चुका है, लेक्चर 1 हो चुका है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, प्लेलिस्ट इसकी आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए, यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी चैप्टर का ये अगला टॉपिक है हमारा। ठीक है, गति बल और न्यूटन के नियम, गति बल और न्यूटन के नियम, गति बल और न्यूटन के नियम का, ठीक है, न्यूटन का नियम, ये हमारा चैप्टर है। तो उस चैप्टर का हम ये अगला टॉपिक करने को चल रहे हैं। चलिए, यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे चाल। तो चाल के बारे में अगर हम बात करें तो चाल को, भाई डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन नहीं पूछता पेपर में, बात को समझो। अब यहाँ पर समझना आपके लिए जरूरी क्या है, यहाँ पर देखो डेफिनेशन क्या है कि वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। मतलब आपकी कोई वस्तु है, एकांक समय में कितनी दूरी उसने तय की है, वही उसकी क्या होती है, चाल होती है। यानी ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे आप ही गाड़ी चला रहे हैं, तो ऐसा समझते हैं पहले थोड़ी देर के लिए कि आप 1 घंटे में, ठीक है, आप जब बाइक से चल रहे हैं तो आपकी बाइक 1 घंटे में जा रही है मेरे भाई 90 किलोमीटर। तो इसका मतलब पता है, आपकी जो चाल हो गई है, वो आपकी जो चाल है वो 90 किलोमीटर पर घंटा। यानी 1 घंटे में 90 किलोमीटर आपकी गाड़ी जा रही है, तो इसका मतलब आपकी जो चाल है, ठीक है, आपकी नहीं, मतलब आपकी गाड़ी की जो चाल है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस चीज को देखिए, हमको पता है कि जो दूरी होती है, तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप 1 सेकंड में आपकी गाड़ी कितने मीटर गई है। मान लीजिए 5 मीटर गई है, तो उसकी स्पीड कितनी होगी, 5 मीटर प्रति घंटा, सॉरी 5 मीटर प्रति सेकंड, घंटा नहीं। अगर आप किलोमीटर में डाटा देख रहे हैं तो या घंटा में देखेंगे, अगर यहाँ मीटर में डाटा देख रहे हैं तो आप सेकंड में देखेंगे। जनरली अगर चाल का मात्रक मुझे पेपर में पूछा जा सकता है, तो चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। ऐसा क्यों, क्योंकि जो दूरी होती है उसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, और जो समय होता है उसका मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। ठीक है, तो एसआई यूनिट में आपको इसे ध्यान देना है कि एसआई यूनिट में किसका क्या मात्रक होता है, तो मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक हो जाएगा। तो ये चीज आपने ध्यान रखना है। और फॉर्मूला इसका क्या है, आप लोग देख ही पा रहे हैं कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, इसलिए दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड।
तो यही होती है दोस्तों क्या, चाल। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब जो आपसे क्वेश्चन बनाएगा वो क्या बनाएगा, देखिए पहली चीज तो क्या आपसे पूछ लेगा कि जो चाल है वो सदिश राशि की अदिश राशि, तो भैया एकदम जान लो कि चाल अदिश राशि है, मतलब चाल में जो है दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसका जो मात्रक होता है मैंने आपको बता दिया, मीटर प्रति सेकंड, चाहे आप इसको ऐसे लिखें चाहे आप इसको ऐसे लिखें, दोनों बातें हैं। उसके बाद बात करते हैं कि चाल के अन्य मात्रक, जी हाँ बिल्कुल, सेंटीमीटर प्रति सेकंड भी हो सकता है कि मतलब एक सेकंड में कितने सेंटीमीटर चलिए, किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकता है जो कि मैंने भी आपको बताया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर, जो कि मैंने कल वाली क्लास में डिस्कस किया था, आपको ध्यान रखना है दूरी वगैरह के संबंध में, तो यहाँ पर उसी के उससे रिलेटेड चीज आपको हम देखना है कि चाल कभी शून्य नहीं होती, जैसे दूरी कभी शून्य नहीं होती वैसे चाल भी कभी शून्य नहीं होती है, यह हमेशा धनात्मक होती है। हाँ भैया धनात्मक होती है, जैसे कि दूरी हमेशा धनात्मक होती है एंड विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन यहाँ पर चाल हमेशा क्या होगी, धनात्मक होगी। इसके पीछे का रीजन, दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। इतनी बातें आपको समझ में आई, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको हम बताएंगे कैसे पीडीएफ आपको मिलेगी। चलिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि देखो समान चाल, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी चाल को समान चाल कहते हैं। जैसे कल हम लोगों ने क्या देखा था, एक समान गति, ठीक है, कल वाली क्लास में हम लोगों ने देखा था एक समान गति। तो एक समान गति का मतलब क्या था कि समान समय में समान दूरी जब तय की जाता है किसी वस्तु द्वारा तो उसको हम बोलते हैं एक समान गति। अब यहाँ एक समान चाल की बात की जा रही है, तो समान चाल का मतलब वही है यहाँ पर कि वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसकी चाल को क्या बोलते हैं, समान चाल कहते हैं। यहाँ पर असमान चाल क्या होता है, तो असमान चाल का मतलब होता है कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसकी चाल को क्या कहते हैं, असमान चाल कहते हैं। कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए कि आप पहले एक घंटे में, ठीक है, आप ऐसा समझ सकते हैं कि पहले एक घंटे में आप जा रहे हैं 60 किलोमीटर, अगले भी एक घंटे में आप 60 किलोमीटर जा रहे हैं, तो यानी आपकी जो चाल है वो कितनी हो गई, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर। अगले ही घंटे सेम है तो इसका मतलब क्या है, सेम टाइम भी सेम लग रहा है और जितनी आप डिस्टेंस तय कर रहे हैं सेम है, तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगी समान चाल। लेकिन असमान चाल का मतलब क्या है, जैसे पहले घंटे में आप 60 किलोमीटर गए लेकिन अगले एक घंटे में आप 70 किलोमीटर चले गए, तो यहाँ पर क्या हो गया, जो चाल है आपकी कैसी है, असमान चाल है, ठीक है। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर यहाँ पर हम बात करते हैं, अब आपको प्रॉपर विजिबल होगा, ठीक है, हाँ। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें कि औसत चाल, ठीक है, औसत चाल के बारे में आपको ध्यान देना है, औसत चाल। तो अगर हम बात करते हैं औसत चाल, तो वस्तु की औसत चाल जो होती है उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी को कुल समयावधि से भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात कुल चली गई दूरी तथा कुल लिए गए समय के अनुपात को वस्तु की औसत चाल कहते हैं। सीधा सीधा मतलब ये भैया कि औसत चाल का सीधा सीधा सा मतलब होता है कुल दूरी और बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। बस इतनी बात आपको ध्यान रखना है कि जितनी दूरी की गई है, जितनी दूरी तय की गई है और उस पूरी दूरी को तय करने में जितना समय लगा है, ठीक है, उन्हीं दोनों को जो अनुपात होता है क्या कहलाता है, औसत चाल कहलाता है। समझ पा रहे बातों को, ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे मान लो भैया कि 200 किलोमीटर की दूरी तय करने में, 200 किलोमीटर की दूरी तय करने में आपको यहाँ पर 4 घंटा लग गया, ठीक है, 4 घंटा लग गया, तो कुल दूरी कितनी है 200, कुल टाइम कितना है 4, तो बस उसको 4 घंटा उसका भागा दे दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, औसत चाल मिल जाएगा। अब यहाँ पर जैसे आप फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ कि औसत चाल बराबर क्या है, तय की गई कुल दूरी बटे कुल समयावधि, जो कि मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा, ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल्स है, चलिए यहाँ पर देखिए लिखा है कि एक कार 30 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से तय करती है तथा अगले 30 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऐसा समझ सकते हैं कि पहले 30 किलोमीटर की दूरी उन्होंने 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय की थी, उसके बाद अगले 30 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय की थी। तो यहाँ पर पूछा उन्होंने क्या, औसत चाल यानी एवरेज स्पीड पूछा है। तो मेरे भाई एवरेज स्पीड का फॉर्मूला भी आपने क्या देखा, एवरेज स्पीड का आपने फॉर्मूला क्या देखा, औसत चाल, ठीक है, औसत चाल का आपने फॉर्मूला क्या देखा, कुल दूरी बटे क्या देखा आपने, कुल समय, कुल दूरी बटे आपने क्या देखा, कुल समय। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहली चीज आप यहाँ पर समझिए कि आप देखिए कुल दूरी निकाल लीजिए, तो अगर आप बात करें कुल दूरी की तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, कुल दूरी कितनी हो जाएगी, तो एक समान चाल है तो भाई देखो चाल तो तुम्हारी मतलब पहली वाली जो 30 किलोमीटर की दूरी है उन्होंने 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय की थी, अगली जो 30 किलोमीटर की दूरी है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय की थी। तो औसत चाल हमें निकालना है तो कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल दूरी की अगर आप बात करोगे तो पहला 30 ये हो जाएगा और अगला 30 ये हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर कुल दूरी तुम्हारी हो गई। अब यहाँ पर देखोगे कुल समय कितना हो गया, अब समय निकालने के लिए देखो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर देखो समय बराबर क्या हो जाएगा, तो इस समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल,
दूरी बटे क्या हो जाएगा चाल। तो मान लेते हैं पहले वाला जो 30 किलोमीटर की दूरी तय की उसका समय, तो उसका समय मान लेता हूँ t1। तो यानी समय बराबर क्या हो गया दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 30 और चाल कितना तुम्हारा 40, तो 3/4 हो जाएगा। यानी t1 तुम्हारा कितना आ गया 3/4। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं t2। t2 मतलब अगला समय, अगली जो 30 किलोमीटर दूरी तय की गई 20 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से, उसमें कितना समय लगा होगा। तो भैया यहाँ पर दूरी कितनी है 30 और चाल कितनी है 20, तो यानी कितना हो जाएगा t2 बराबर तुम्हारा कितना आ जाएगा 3/2। जब 3/2 आ जाएगा तो यहाँ पर आप औसत चाल जब निकालने जाइएगा तो यानी एवरेज स्पीड जो हो जाएगी आपकी, एवरेज स्पीड जो हो जाएगी, ठीक है, एवरेज स्पीड जो हो जाएगी आपकी, तो इसके लिए मेरे भाई यहाँ पर आप क्या देखेंगे कुल डिस्टेंस अपॉन कुल टाइम। तो यहाँ पर दूरी कितनी है तुम्हारी 60 है कुल, और समय कितना कुल लगा है, तो एक है तुम्हारा 3/4 और एक है तुम्हारा 3/2। तो यानी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 60, और यहाँ आप ले सकते हैं लैस से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे 4 एकम 4 यानी गुणा कर देंगे 3 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो यानी आपका यहाँ हो जाएगा 60 बटा, और ये 6 3 कितना हो जाएगा 9/4। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर कि आपका हो जाएगा 60, इसको है ना मैं चलो प्रॉपर तरीके से लिख देता हूँ। यानी आप यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हो जाएगा आपका कितना, ये ऊपर हो जाएगा आपका 60 और ये हो जाएगा 4 ऊपर चला जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा 9। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करने के बाद आपको जो आंसर निकल करके आएगा वो कितना निकल करके आएगा, ऑप्शन पहला यानी 26.66 26.66 किलोमीटर पर घंटा। अब आप बोलोगे ऑप्शन में क्या है 6-7 है, तो भैया आप सर तक नियम पढ़ेंगे। यानी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अगर दशमलव के तीसरी डिजिट आपकी जो है 5 या 5 से ज़्यादा है तो उसके ठीक पहले वाले में एक जोड़ देते हैं, यानी आपका जो आंसर बन जाएगा 26.67 किलोमीटर पर आवर। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। होपफुली आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। ऐसे न्यूमेरिकल बनते हैं भाई आपके पेपर में, और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होते, फट से बन जाते हैं। आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट रह जाए तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी क्वेश्चन लगा हुआ है, आप एक बार यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है, ऑलरेडी लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें वेलोसिटी की, यानी कि वेग, तो वेग के बारे में यहाँ पर देखिए आप समझिए, दोनों को कंपैरिजन करके पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके पेपर में। किसी वस्तु को एक निश्चित दिशा में चाल को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। यानी बस इतना समझना, चाल और वेग में बहुत कुछ अंतर नहीं है, चाल और वेग में बहुत कुछ अंतर नहीं है, बस इतना सब अंतर है कि चाल जो है वो अदिश राशि है, ठीक है, और वेग जो है वो सदिश राशि है, बस इतनी सी बात है। चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय, और वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटा समय। बिकॉज विस्थापन जो होता है आपका क्या होता है, सदिश राशि होती है, और यहाँ पर जो दूरी होती है क्या होती है, अदिश राशि होती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ठीक है, ये बस इंपॉर्टेंट है। वेग बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, विस्थापन बटे समय हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं इससे जुड़ी कुछ बातें। तो इसमें जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ वो ये अब देखिए यहाँ पर क्या है कि वेग सदिश राशि, मैंने आपको बताया कि वेग कैसी राशि है, सदिश राशि। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। किसी वस्तु का वेग शून्य, ऋणात्मक और धनात्मक हो सकता है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका पेपर, क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा आपके पेपर में कि जो वेग है स्टेटमेंट के फॉर्म में दे देगा कि धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, कभी धनात्मक नहीं हो सकता, कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, ऐसा स्टेटमेंट बना के दे सकता है। तो अगर तुमने क्लियर तरीके से पढ़ रखा चीज़ों को तो आप बना पाओगे, अदरवाइज फिर गलत कर दोगे, क्योंकि टाइम होता ही नहीं यार सोचने का, टाइम ही नहीं होता सोचने का। तो यानी क्या हो जाएगा, किसी वस्तु का जो वेग है वो शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है। लेकिन अभी जब हमने बात करी थी चाल की, तो चाल हमेशा कैसी होगी, धनात्मक ऋणात्मक मतलब धनात्मक होगी, लेकिन ऋणात्मक शून्य कभी भी नहीं होगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे कि किसी वस्तु का वेग वस्तु की चाल, गति की दिशा या दोनों के परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तित हो सकता है। यानी इसका कहने का मतलब है कि जो वस्तु का वेग है या वस्तु की जो चाल है, गति की दिशा या दोनों के परिवर्तित होने के साथ परिवर्तित हो सकता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट की। सारी पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान देना इस बात को, सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें, अगला है कि समान वेग, यदि कोई वस्तु समान समयांतराल में समान विस्थापन तय करती है तो उसके वेग को समान वेग कहते हैं। भैया जैसे तुमने पढ़ रखा था अभी समान चाल, सेम वैसे यहाँ समान वेग, बस इतना सा मामला है। असमान चाल असमान वेग, सिर्फ यहाँ पर मामला होता है विस्थापन का, और वहाँ किसका भैया, डिस्टेंस यानी दूरी की बात होती है। चलो आगे बढ़ेंगे। उसके बाद ये जितने पॉइंट मैंने लिख रखे हैं ना पॉइंट वाइज, सब इंपॉर्टेंट है, पेपर में बनते हैं सवाल। उसके बाद औसत वेग की बात करें। औसत वेग जब एक वस्तु सरल रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति कर रही है तो इसकी गति के दर के परिमाण को
औसत वेग द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद औसत वेग की बात करें तो कुल विस्थापन बटे कुल लिया गया समय, जैसे औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल लिया गया समय, वैसे यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, औसत वेग बराबर क्या हो जाएगा, कुल विस्थापन बटे क्या हो जाएगा आपका, कुल समय हो जाएगा। ठीक है, होपफुली इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें कि यदि वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित होता है तो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के मध्य के द्वारा औसत वेग प्राप्त करते हैं। यानी अगर आपको प्रारंभिक वेग दिया है और अंतिम वेग दिया है तो आपको औसत वेग आराम से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, औसत वेग का जो फॉर्मूला है वो क्या है भैया, प्रारंभिक वेग है। ठीक है, प्रारंभिक वेग है और प्लस में क्या है आपका, अंतिम वेग है। प्लस में आपका अंतिम वेग है, बटे में क्या है आपका, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी एवरेज वेलोसिटी इक्वल क्या दिया इन्होंने, एवरेज वेलोसिटी इक्वल क्या दिया इन्होंने, u प्लस वी अपॉन में 2। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे में क्या कर देना, 2, आपको औसत वेग निकल जाएगा। चलो आगे बढ़े। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं, हाँ यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके कि यदि किसी वस्तु का किसी समय अंतराल t1 हो, यानी किसी वस्तु का जो समय अंतराल पहले क्या है, t1 है, कि t1 के लिए नियत वेग v1 तथा अगले समय अंतराल t2 के लिए नियत वेग क्या हो, v2 हो, तो औसत वेग क्या निकाला जाए। यानी मतलब ऐसा समझ सकते हैं, पहला जो समय अंतराल दिया है वो t1 दिया है और वेग जो दिया है v1 दिया है, अगला जो समय अंतराल दिया है t2 दिया है, अगला वेग क्या दिया है, v2 दिया है। तो यानी यहाँ पर आपका एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v1 t1 प्लस में क्या हो जाएगा आपका v2 t2 अपॉन में क्या हो जाएगा t1 प्लस t2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बड़े काम का फॉर्मूला है, पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। चलो आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखो कुछ मैंने नोट करके लिख रखा है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। यदि कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है जब उस वस्तु की औसत चाल तथा औसत वेग के बराबर होते हैं। ठीक है, तो कोई वस्तु सरल रेखा में कब गति करती है, क्योंकि औसत चाल जो होती है औसत वेग की क्या होती है, बराबर होती है। किसी वस्तु की औसत चाल कभी भी शून्य नहीं हो सकती, लेकिन औसत वेग शून्य हो सकता है। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। आगे देखेंगे, बात करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में, त्वरण की। ठीक है, तो त्वरण क्या होता है भैया, तो वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अगर वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। गाड़ी क्या बोलते हैं, एक्सेलेटर घुमाया, तो एक्सेलेटर घुमाया मतलब क्या, स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है। एक्सेलेटर थोड़ा स्लो छोड़ते हो तो क्या होता है, गाड़ी की स्पीड स्लो हो जाती है। इसका मतलब क्या है, वेग में क्या हो रहा है भैया, वेग में परिवर्तन हो रहा है, या तो वेग बढ़ रहा है या तो घट रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, त्वरण। वैसे जब वेग बढ़ रहा होता है तो उसको त्वरण बोलते हैं, और जब घट रहा होता है उसको क्या बोलते हैं, मंदन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, मंदन, यानी रिटार्डेशन बोलते हैं, मंदन। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जैसे यहाँ पर हम बात करें, जैसे यहाँ पर देखिए वेग में परिवर्तन, इधर क्या होता है, त्वरण। तो किसी वस्तु के प्रति एकांक समय में वेग परिवर्तन की माप को क्या कहते हैं, त्वरण। तो त्वरण बराबर सूत्र क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय, यानी ए बराबर क्या होता है आपका, v अपॉन टी होता है। ठीक है, ए बराबर क्या होता है आपका, v अपॉन टी। चलो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया है, ए बराबर क्या दिया है आपका, v माइनस यू अपॉन में क्या दिया है आपका, टी। बहुत अच्छा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। यानी ए बराबर आपका त्वरण बराबर क्या है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे में क्या है, टी। v क्या है आपका, अंतिम वेग यानी कि फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, प्रारंभिक वेग, ठीक है, यानी इनिशियल वेलोसिटी। एंड बात करते हैं टी आपका क्या है, टाइम। ए क्या आपका, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। देन उसके बाद यहाँ पर देखते हैं आगे आपका कि इस प्रकार की गति को त्वरित गति कहा जाता है। त्वरण एक सदिश राशि है, याद रखना आपको, त्वरण कैसी राशि है, सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड है जी, मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या बोलते हो आप, मीटर प्रति सेकंड होता है त्वरण का मात्रक। बताइए, त्वरण का मात्रक क्या, मीटर प्रति सेकंड। तो भाई यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो त्वरण का मात्रक होता है भैया वो क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। कैसे होता है ये देखो, ए बराबर तुम्हारा क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, वी अपॉन टी। यानी ऐसा समझ सकते हैं यहाँ पर क्या होता है, वेग, वेग बटा क्या होता है, समय। तो वेग का मात्रक तो ऑलरेडी क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। एंड उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं समय, ऊपर से जो समय है, तो समय का भी मात्रक क्या होता है, सेकंड। ये आपका हो जाएगा मीटर, ये क्या हो जाएगा आपका मीटर, और बटे में आपका क्या है, सेकंड। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर एक बटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकंड। तो यानी आपका क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है त्वरण का मात्रक। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है त्वरण का मात्रक। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलो आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं
हाँ, वहाँ इम्प्रूव कर लेना है, ध्यान देना इस बात को। उसके बाद बात करते हैं किसी वस्तु का जो त्वरण है धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। ये पॉइंट भी आपको एकदम दिमाग में अच्छे से रखना है। फिर उसके बाद बात करते हैं धनात्मक त्वरण, यदि त्वरण वेग की दिशा में है तो इसे धनात्मक लिया जाता है। ऋणात्मक त्वरण क्या होता है? तो ऋणात्मक त्वरण का मतलब होता है यदि त्वरण वेग के विपरीत दिशा में तो इसे ऋणात्मक त्वरण। कुल मिलाकर के ऐसा समझ सकते हैं कि वेग की दिशा में, ठीक है, वेग की दिशा में अगर त्वरण है तो उसको हम क्या बोलेंगे? धनात्मक, और वेग के विपरीत दिशा में अगर है तो उसको क्या बोलेंगे? हम ऋणात्मक बोलते हैं, ठीक है, ऋणात्मक त्वरण बोलते हैं। उसके बाद आगे देखेंगे, बात करेंगे यहाँ समान त्वरण क्या होता है। तो समान त्वरण की बात करेंगे जब एक वस्तु सरल रेखा में गतिमान होती है और इसका वेग समान समयांतराल में समान रूप से घटता है बढ़ता है तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं। यानी ऐसा समझ सकते हैं कि एक फिक्स टाइम इंटरवल में अगर हम यहाँ पर बात कर लें कि जैसे आप समझ सकते हैं कि एक निश्चित समयांतराल में जो वेग में बदलाव हो रहा है वो समान रूप से हो रहा है, समान रूप से बदलाव, एक निश्चित समय में जो बदलाव हो रहा है वेग में वो समान है तो उसको क्या बोलेंगे? समान त्वरण बोलेंगे। असमान त्वरण मतलब इसका अपोजिट कर दो मेरे भाई, कि जो आपका टाइम है उसमें आप समझ सकते हैं कि एक निश्चित समयांतराल में जो परिवर्तन हो रहा है वो असमान दर से हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? असमान त्वरण बोलेंगे। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखना है। चलो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो मान के चलिए कि आपकी जो 24-25 मिनट की आपकी जो क्लास बैठ रही है, ठीक है, या फिर 20 मिनट के आस जो भी बैठ रही है, जितनी भी बैठती है आपकी क्लास, ठीक है। तो चलिए, क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा। और किस किस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, क्या आप यूपीटीजीटी को टारगेट कर रहे हैं, यूपीटीजीटी पीजीटी को टारगेट कर रहे हैं, या फिर केवल आप डी ट्रिपल एस बी टीजीटी को फोकस कर रहे हैं? कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और डी ट्रिपल एस बी की और कौन से सब्जेक्ट की चाहते हैं आप प्रिपरेशन, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। फिलहाल की तो आपको अभी तो साइंस की क्लासेस ही मिल रही हैं, ठीक है, साइंस की क्लासेस, क्योंकि अभी प्रॉपर तरीके से हम आपको साइंस की क्लासेस देंगे। उसके बाद देखते हैं अगर कुछ होता है आगे तो उसके बाद आपको बताएंगे। चलिए, फिर क्लास कैसी लगी एक बार आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, अपना फीडबैक जरूर कीजिए, दीजिए जो है, और जो भी आपके यार दोस्त हैं उनको आप पहुंचा दीजिए इस वीडियो को। चलिए, क्लास कैसी लगी बताइएगा जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू ऑल।